मोहब्बत भी मुकम्मल नहीं हुई और ज़िंदगी भी निकल गई। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं दूसरा अध्याय कृतिका फर्स्ट का, मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग साहिबा का ये अध्याय है। इससे पहला जो अध्याय है हमने देख लिया है, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं देखा आपने, इस जल पड़ले में फणेश्वर नाथ रेणु साहिब का, जो कि आंचलिक उपन्यास है, मेला आंचल उनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये अपनी क्लास 8 बजे होती है। तो कई साथी पूछते हैं कि आपकी क्लास कितने कितने बजे होती है। तो अपनी ये पाठों वाली क्लास तो होती है 3 PM पर 3 बजे, और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो पुस्तक चल रही है वो क्लास होती है अपनी 8 PM पर। तो 3 बजे और 8 बजे अपनी क्लास होती है। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। प्रारंभ करते हैं मृदुला गर्ग साहिबा के परिचय से। सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं विस्तार से। लिखते जाइए आप एक एक चीज़। परिचय में हम बात करें तो इनका जो जन्म होता है वो होता है 1938 में। मृदुला गर्ग साहिबा का जन्म होता है 1938 में, और यह होता है इनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है मामला। और इनकी हम कृतियों की बात करें तो कृतियों में आ जाता है, उपन्यास ले लेते हैं सबसे पहले। तो लिखिए उपन्यास। उपन्यासों में आ जाते हैं कठगुलाब, ये पूछा गया है। कठगुलाब। दूसरा है चित्तकोबरा, कठगुलाब, चित्तकोबरा, मैं और मैं, ये उपन्यास हो गया। और इनका है उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप। और एक है अनित्य, एक उपन्यास इनका अनित्य। और एक है मिलजुल मन। तो ये तो हो गए इनके उपन्यास, कठगुलाब, चित्तकोबरा, मैं और मैं, उनके हिस्से की धूप, अनित्य, मिलजुल मन। आगे हम इनके विषय में बात करें तो एक आता है इनका संगति विसंगति। संगति विसंगति के अंदर क्या है कि इनकी जो संपूर्ण कहानियाँ है वो 2 खंडों में, संगति विसंगति इस नाम से प्रकाशित हुई है। और 2 खंडों में संपूर्ण है जो कहानियाँ हैं इनकी, 2 खंडों में संपूर्ण कहानियाँ। लिख लीजिए आप ये भी। ठीक है मामला। और अगली बात आती है रंग ढंग। निबंध संग्रह है इनके। लिखिए आप निबंध संग्रह, जिनमें रंग ढंग एक तो हो जाएगा, रंग ढंग। और अगला है चुकते नहीं सवाल, चुकते नहीं सवाल, चुकते नहीं सवाल। ठीक है, ये क्या है? निबंध संग्रह। संगति विसंगति में 2 खंडों में इनकी संपूर्ण कहानियाँ है। उपन्यासों में कठगुलाब, चित्तकोबरा, मैं और मैं, उसके हिस्से की धूप, अनित्य, मिलजुल मन, ये सारी की सारी चीज़ें इनको आपको ध्यान में रखना है। और यूँ तो इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA किया था अर्थशास्त्र में, और 1974 से ये दिल्ली में रहकर स्वतंत्र रूप से लेखन करने लगी थी। अब हम इनके अध्याय की ओर बढ़ते हैं, मेरे संग की औरतें। ये अध्याय बड़ा है तो कोशिश करेंगे एक पार्ट में कंप्लीट करने की। अगर एक पार्ट में नहीं हुआ तो 2 पार्ट बनाएंगे इसके। ठीक है, देखिए। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी।
देखिए, अब आपसे ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल साधारण सवाल बन जाएगा क्या, कि मृदुला गर्ग कितनी बहनें थी? 3 बहनें थी। यहाँ से सवाल है जो बन सकता है, तो आप नोट कीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहली बात, नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। कि नानी से हमने कहानियाँ भले ही नहीं सुनी, लेकिन नानी के बारे में, नानी की कहानी जरूर सुनी, यानी कि नानी के विषय में हमने जरूर है जो जाना है। ठीक है, पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी का अर्थ हो जाता है पर्दा करने वाली स्त्री। पर्दानशी का मतलब पर्दा करने वाली स्त्री, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे, अब पूछ लिया जाए कि जो पति थे नानी के, वो शादी के तुरंत बाद छोड़कर कहाँ चले गए? बैरिस्ट्री पढ़ने का विलायत चले गए। और किस विद्यालय से डिग्री लेकर लौटे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। तो कुछ भी सवाल है जो पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को भी। और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर है जो करने लगे, गुजारने लगे। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर है जो नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे रहो, वैसे रहो, ये कभी नहीं किया उन्होंने। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्ष की इकलौती बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँह जोर हो उठी थी। मुँह जोर का अर्थ हो जाता है यहाँ पर बहुत बोलने वाली। मुँह जोर यानी बहुत बोलने वाली। मुँह जोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा, क्या कहा? कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है वो। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया, उनके सामने समक्ष जो प्रस्तुत कर दिया उनको कि मिलिए। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, और भी आश्चर्य वाली बात थी, हैरत अंगेज करने वाली बात थी। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरी पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमा बरदार यानी आज्ञाकारी से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढ कर उसकी शादी करवा दीजिएगा। ठीक है। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून था। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल के रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। आगे देखिए साहब। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा दिलाएक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हो गई। तो यहाँ पर पाठ के हिसाब से पूछा जा सकता है कि इनकी जो माँ है किनके सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने को और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हो गई थी? गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में। तो ये पाठ का नाम देकर ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है पंक्ति से, ध्यान में रखिएगा। हाल उनका ये, यानी कि कुछ भी पूछा जा सकता है पाठ के अंदर कोई सी भी पंक्ति से। हाल उनका ये था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती वजन से। क्या ना, चणक पड़ गई,
रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े कि सही तरीके से नहीं पहनी गई हमसे तो दिन के अंदर देखने वाले मजाक उड़ाएंगे, क्या साड़ी भी पहनने नहीं आती। तो रात में अभ्यास करती थी उसको पहनने का। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी छींके पर टांग दी। मतलब बिल्कुल कोमल थी, पतली थी इस तरीके से। तो उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा, तो ये कथन पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए आप, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। तो किसका कथन है? दादी का कथन है ये, इनकी का। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश है जो नहीं की। कितनी गहरी बात कही है। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी, दो कारण थे। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, बड़े बरखुरदारों से, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। अब साहब आदमी कोई काम धाम थोड़ी करता है, किसी केयर थोड़ी करता ज़्यादा, ठीक है साहब, उनको तो सब तुरंत चाहिए होता है। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घरवाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहब भी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपने नाजुक जान लड़की है जो सौंप दी। उसमें रोमांच क्या? कोई परिकथा होती, नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएँ थी कि उनमें कुछ नहीं था। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनको बुला लाई है, और नाना की रजामंदी, नाना ने रजामंदी दे दी। ये इसी प्रकार रोमांचक उपकथाएँ थी। मुख्य परिकथा कोई नहीं थी कुछ ऐसी जो कहानी के तिलिस्म को यानी जादू को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई, परियों की जो जात होती परियों की तरह से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती। मतलब परी की तरह ही थी एक तरीके से। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी कि कोई हार्डवर्क भारी काम उनसे करवाने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि इससे होगा, लेकिन कोई ठोस और हवाई काम के लिए ज़बानी राय के रूप में उनको ज़रूर शामिल किया जाता था, और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी उनकी बात को। मैंने अपनी दादी को एक बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे हमारे पास बैल है। ये किसका कथन है? दादी का। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बचपन में ही मुझे जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। बिल्कुल मुस्तैद काम कर सकते हैं कि सावचेत रहते थे, तैयार रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी, ये भी मुस्तैद रहते, तैयार रहते थे। पर ठोस काम न करने का ये मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। तो भरपूर था और अपने तरीके से भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस तिस से पूछ कर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, किसी और से पूछ कर नहीं, अपने तरीके से वो चीज़ें हैं जो करती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया, और न ही अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। ये कुछ नहीं कहा कि अच्छी बहू बनो, वो बनो। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी नहीं कर सकी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। तो इनकी माताजी का जो वक्त था, ज़्यादा वक्त किसमें बीतता था? किताबें पढ़ने में। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा भी पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह जो होने की अपेक्षा रखते थे।
उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? साहबी ख़ानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। क्या? पहला कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। यहाँ पर वे किसके लिए आया है? उनकी माता के लिए आया है, मृदुला की। दूसरा, वे गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। कोई गुप्त बात होती है उसको दूसरों को नहीं बताती फिरती थी। ठीक है, ये 2 कारण। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था कि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, इस वजह से घर वाले उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, कि इनको कोई कुछ बता देंगे तो ये कहीं भी शेयर नहीं करेगी। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो, एक बहन की दूसरी बहन के नाम में चिट्ठी क्यों न हो, और माँ ये जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, लेखन की ओर प्रवृत्त हो गए। लीक से खिसके, जो उनका ट्रैक था फैमिली का, उससे थोड़ा सा हटे, अलग करने लगे। अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का क्या था, शौक था। तो जिन्हें कतार से, ये लाइन ध्यान में, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, तो यहाँ जिन्हें किसके लिए आया है? परदादी के लिए। ये कथन देकर पूछा जा सकता है, जिन्हें किसके लिए आया? परदादी के लिए। नोट कर लीजिए। उन्होंने व्रत ले रखा था क्या, कि अगर खुदा के फजल से, फजल का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा खुदा के, कह सकते हैं हम करम से, अगर खुदा की दया हुई थी, खुदा का कृपा हुई थी, ठीक है, खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वे तीसरी दान कर देगी। ठीक, ऐसा व्रत ले रखा था। जैन समाज में अपरिग्रह यानी संग्रह नहीं करना या किसी से कुछ ग्रहण न करना कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका जो असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। ठीक है, गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। देखिए, उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, यह मन्नत किसने मांगी थी? परदादी ने। यह कथन पूछा जा सकता है, लड़की की मन्नत किसने मांगी थी? परदादी ने। ये गैर रवायती मन्नत मांगकर, हमेशा तो लड़का मांगते हैं पूरे खानदान में, लेकिन ये गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और उसके बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। ये नहीं कि उसे गुप्त रूप से रखे, परदादी बोल दी कि मैं तो ये मन्नत मांग के, सबको बता दिया। लोगों के मुंह जो है खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने नहीं मिली कि आपकी खोपड़ी में ये मन्नत आई कैसे, ये बात आई कैसे, उसकी कोई वजह नहीं मिली। ये भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, ये भी नहीं कि पहले कोई कन्या नहीं हुई थी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। ठीक है, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर यानी नियम से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही, रोज़ाना मन्नत मांगती रही है, भगवान ऐसे लड़की हो। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार है जो जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। यानी कि जो परदादी जो मांगती थी ना, उधर से भगवान की तरफ से आशीर्वाद ये था, तथास्तु, मतलब जो मांगा है वो तुझे मिले। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो क्या पोती। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाई, उनका उन्हें भी गुमान नहीं रहा होगा। आगे देखिए, लड़की की गैरवाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ने 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर जो उतार दी साहब। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे।
माजी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। वह यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम जो मर्द, नकुड़ गांव की हवेली के तमाम जो मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर क्या रत जगह कर रही थी, जैसे अपने मारवाड़ में कहते हैं रातीज को, ठीक है, रत जगह कर रही थी। विशेष तौर से माता जी के का किया जाता है। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर, एक चोर था जो कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा पता ही नहीं चला। किसी को खबर न हुई, पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी, ठीक है। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग, मतलब पूरा दिमाग लगाया, बिठला कर उतरा था। उन्हें क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। उसने सोचा कि वो तो जहाँ जिस कमरे में सोती है वहीं सोती हुई, लेकिन उसको पता थोड़ी था कि वो जो बड़ी पुरखिन है, वो पुरखें, वो जगह थोड़ी बदलेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आठ से क्या खुल गई। पुराने लोगों को जरा सी आवाज़ होते ही जग जाते हैं। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। माजी ने पूछा कि कौन है? तो जी मैं ये किसका कथन है यहाँ पर? चोर का। चोर ने युगों से चला आ रहा क्या पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माजी ने कहा। पानी पिला किसका कथन है? माजी का। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। पानी पिला, माजी ने कहा। जी मैं, मतलब उसने सोचा कि मैं पिलाऊं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी लोटा क्या था? खाली था। चल ऐसा कर, उन्होंने कहा, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो इसको। ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो किसका कथन है? उन्होंने कहा। उन्होंने कौन है यहाँ पर? जो माजी है वो। चोर घबरा गया साहब यहाँ पर। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग? भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उससे थी कि इनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन नहीं हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर है जो सच कह गया, सच बात करने लग गया साहब। हुआ करे, माजी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो, ठीक है। ऐसे मत ले आना, झूठे हाथों से पिटाई हो जाएगी तेरी। और आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? चोर बोल रहा है। कहा न, रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? कि तू ऐसे कर, बातें तो बढ़ा मत, चुपचाप जा, रगड़ कर धो लीजिए, सब नाच गाने में लगे हैं। अब तेरे सिवा और भगवान के अलावा कौन है ऐसा जो मुझे पानी पिलाएगा? वही बचे हैं, तुम दोनों ही बचे हो। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। ऐसे लग रहा है कि भगवान पास में बैठे। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया चुपचाप। हाँ, होश नहीं रहा क्या हो रहा है ये। पूरी एहतियात के साथ, मतलब पूरी सावधानी के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। पूरी सावधानी के साथ वो लोटा पानी लेकर, तो पहरेदार ने क्या पकड़ लिया उसको और कुएं पर देख लिया था उसे। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को क्या पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। देखिए डोगरी की चालाकी देखिए। एक लोटे से पानी पीकर हम क्या हो गए? माँ बेटे हो गए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर या फिर चाहे खेती, तेरी मर्जी, अब देख ले तू। बेटा बेचारा किस लायक रह गया था होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा। मुझे डरा डरा हैरान साहब। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। दादी परदादी के बीच में। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। आगे देखिए। 15 अगस्त
15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से क्या थी, मैं बीमार थी उस दिन। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी, शामिल होने की इजाज़त नहीं दी, अनुमति नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के क्या थे, परम मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। यहाँ पर उस समय की उम्र पूछी जा सकती, कितनी बरस की थी इनकी गर्ग साहिबा की, 9 बरस की। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बैलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क है जो समझती। इतनी छोटी भी नहीं थी कि गुड़िया से मैं मान जाती कि हाँ ठीक है, और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टर जो तर्क थे वो मेरे समझ में आते। तंग आकर जो पिताजी है, उन्होंने मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास है जो पकड़ा दिया कि ये पढ़ो तुम। अब देखिए यहाँ पर जो ये ब्रदर्स कारामजोव पूछा जा सके, ब्रदर्स कारामजोव क्या है, तो एक उपन्यास है, और इसके जो लेखक है वो प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की है। कौन है इसके उपन्यासकार? दास्तोवस्की। लिख लीजिए आप, ब्रदर्स कारामजोव के उपन्यासकार कौन है? दास्तोवस्की। दास्तोवस्की, ठीक है। ये पकड़ा के पढ़ो इसे। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था, एक यूँ कहें कि मिराग यानी मानसिक रोग ही था। मिराग यानी मानसिक रोग कह सकते हैं, पूछ ले जाए मिराग का अर्थ मानसिक रोग कह सकते हैं। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर जा चुके, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब जो पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूँ। मतलब एक तरीके से कीड़ा था किताब का उसे और मोहलत नहीं दी, मतलब छूट नहीं दी कि दोबारा रोना धोना शुरू करूं, कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स जो कारामजोव उपन्यास है मुझे देने में क्या तुक था, मतलब तुक क्या था इसको देने का, इसे समझने अब तक मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पार्ट आपस में गड़बड़ हो गए थे, मिल गए, इतनी बार पढ़ा उसे। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में लगभग क्या हो गया, कंठस्थ हो गया, याद हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कठगुलाब उपन्यास के जो कई अंश है जो वहीं से लिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को इतना ही देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट यानी जो बचा हुआ पार्ट है वो अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मिलते हैं 8 PM पर 8 बजे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास उस क्लास के अंदर। जय हिंद।